अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान से मैं हूं तारिक तनवीर। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हमारा किसान जो है माशी तौर पर मजबूत नहीं हो पा रहा। मैं गुज़श्ता कई सालों से एग्रीकल्चर टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ और पाकिस्तान में किसान को माशी तौर पर मजबूत करने पर लगा हुआ हूँ। इस सिलसिले में आज हम आपको दिखाएँगे कि यहाँ पर गार्लिक की किस तरह जो है वो काश्त की जा रही है जदीद पैमानों पे और किस तरह किसान अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो आइए चलते हैं हमारे साथ बनु मुख्तार फार्म के अंदर। ये तो नाज़रीन, अब हम पहुंच गए हैं बनु मुख्तार फार्म के ऊपर, जहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम आपका एक ऐसी फसल आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो पाकिस्तान में किसान की किस्मत बदल सकती है। तो आज हम इनसे बात करेंगे इस गार्लिक G1 के ऊपर और इसके बारे में सारी मालूमात आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अब्दुर्रहमान साहब से पूछूंगा इस बैकग्राउंड क्या थी, आपने कब एग्रीकल्चर में आए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें तो फिर हम इसके ऊपर बात शुरू करें। थैंक यू वेरी मच जी। तारिक साहब, आप यहाँ पे डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को लेके आए हमारे फार्म के ऊपर और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और इसके ज़रिए जो है वो हम अपने फार्म का इंट्रोडक्शन और क्रॉप के हवाले से जो है वो लोगों तक बात पहुँचाएँगे। हमारे जो ओनर हैं असद मुख्तार साहब, उनका एक टूर हुआ था टर्की में, तो उससे उनको थोड़ा सा फार्मिंग की तरफ हुआ। फिर जब हमने उनका जाके प्रोजेक्ट विज़िट किया मामू कांजन में, तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है वो ग्रीन हाउसेस के ऊपर उनका जो हमने शेड्स वगैरह देखे, तो पहली दफ़ा उसके अंदर हम दाखिल हुए तो हमें आइडिया हुआ कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं और उसके अंदर जो एनवायरनमेंट था उन चीज़ों से हम इंस्पायर हुए और फिर हमने भी चाइना से ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स इंपोर्ट किए। 5 एकर्स के ऊपर हमारे इस फार्म में लगे हुए हैं, जो यहाँ पे लगे हुए हैं। और उसके अंदर हम ये आपकी बेल पेपर्स हैं, टोमेटोज़ हैं, चेरी टोमेटोज़ हैं। तो बस स्टार्ट हमने इन चीज़ों से हमने किया। मतलब हमारी ज़्यादा कंट्रोल फार्मिंग थी और आप कह रहे हैं कि इंडोर ग्रीन हाउस फार्मिंग जो थी, क्लाइमेट कंट्रोल फार्मिंग, उन चीज़ों से हमारा जो था वो बेसिकली स्टार्ट था। हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था G1 गार्लिक 10 एकड़ से। हमें जो है वो इसके बारे में हमने स्टडी किया, हमें आइडिया हुआ, एक पोटेंशियल हमें नज़र आया कि भाई लहसन इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रहा है, 50% से भी ज़्यादा जो है वो हम पाकिस्तान में लहसन इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें पता चला कि G1 गार्लिक एक ऐसी वैरायटी है, एक तो उसको एज अ सीड जो है प्रोपगेट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की अपनी वैरायटी है। पाकिस्तान की अपनी वैरायटी है, NARC ने इंट्रोड्यूस करवाई है और उसकी पैदावार और स्टोरेज लाइफ जो है वो बहुत बेहतरीन है और उसके रेट्स भी हमने देखा कि सीड के बहुत हाई थे, बहुत हाई इन डिमांड थी। हर फार्मर और हर इन्वेस्टर ये चाह रहा था कि ये क्रॉप जो है इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि बहुत थोड़े एरिया पे इस वक्त है। तो इसका आपने सीड सोर्स फिर आपने कहाँ से? हमने डिफरेंट जगहों से, जो NARC जो इदारे ने सीड डिफरेंट फार्मर्स को दिया हुआ था, उन फार्मर्स से फिर हमने सोर्स किया। मतलब आपने फार्मर से ही लिया है? बिल्कुल, हमने फार्मर्स से ये लिया सीड और उस टाइम पे इसका रेट जो था वो तकरीबन 3000 रुपीज़ पर केजी ड्राई था जिस टाइम हमने 2 years बैक हमने इसको बाय किया। पहले 10 एकड़ आपने लगाया? हमने 10 एकड़ से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद फिर हमने उसमें से आप कह लें कि आधी प्रोड्यूस जो है उसको हमने सेल आउट किया और जो बाकी रिमेनिंग प्रोड्यूस थी उसको अब एक्सपैंड करके हम 50 एकड़ के ऊपर हम जा चुके हैं। नो डाउट कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जो पहले 10 एकड़ लगे थे। इसमें किस तरह समझते हैं कि जो आपकी इसकी एग्रोनॉमी है, इसकी बाकी पेस्ट कंट्रोल है, फर्टिलाइजर का पूरा एक प्रोसेस होता है, तो ये किस तरह फिर आपने इसको जो है ना, देखिए हम लोग कौन से ऐसे कंसल्टेंट थे, कौन से ऐसे लोग थे जिनको आपने कंसल्ट करके फिर सारी चीज़ें जो है ना कामयाब की सारी थी? हमारे साथ शुरू से जाफ़र एग्रो वाले वो इन्वॉल्व थे। ड्रिप सिस्टम जो है वो हमने उनके थ्रू इंस्टॉल करवाया था अपने बाकी सारे जो है टनल फार्मिंग के अंदर भी और ग्रीन हाउसेस के अंदर भी। तो उसके बाद गार्लिक के ऊपर भी पहले मेरा जहन था कि फ्लड की तरफ जाएं कि ऑलरेडी सीड पे जो है वो एक्सपेंस हमारा काफ़ी था, लेकिन इन्होंने इरफान नवाज साहब ने स्पेशली जो है जो हमारे एक्सपर्ट हैं एग्रोनॉमी में भी और ड्रिप में भी हमें माशाल्लाह गाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ड्रिप के ऊपर जो फ़वायद हैं वो आपको कभी भी फ्लड की क्रॉप पे नहीं मिल सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो प्रैक्टिस अडॉप्ट की और ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जिसमें वाटर की भी सेविंग है, जिसके अंदर फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी आप समझ लें कि 50% से भी ज़्यादा हो जाती है। वाटर तो आप 70% सेव कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी क्रॉप को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो पीपल वर वेरी यानी कि सरप्राइज कि भी इनकी क्रॉप जो है विच इज़ आउट क्लास और उसकी वजह आप पर एकड़ कितना सीड आपने यूज किया पहले साल? जो आपका ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है, जी, एक तो किताबी इल्म होता है सारा, वहाँ पे तो एक हम ये कह रहे हैं कि आप पर एकड़ कितना सीड आपने लगाया? ये 650 से लेके 700 kg एक एकड़ में सीड इसका इस्तेमाल होता है।
650 केजी 650 केजी 650 किलो इसका सीड 1 एकड़ के जो अंदर लगता है। आपकी पोथी है बिल्कुल जी, इसको आप 650 किलो पर जी, एकड़ ये जो सीड इसका आप अंदर से जो करते हैं। तुरी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, हाँ, वो 650 किलो उसका वजन जो होता है वो 1 एकड़ में लगता है। लगता है। तकरीबन 50 से 55 हज़ार पौधे जो है ना, आप समझ लें कि 1 एकड़ के अंदर लगते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसकी फिर आउटपुट कितनी होती है पर एकड़, प्रोडक्शन कितनी देखिए है? इसकी प्रोडक्शन को ना 2 तरीकों से गेज किया जाता है। एक तो इसकी फ्रेश में प्रोडक्शन देखी जाती है, क्योंकि जो वेट होता है, वेट होता है जी जी। असल में इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि भी हमने वेट में ही पहले से बुक कराना है, इससे पहले कि इसके रेट ज़्यादा हो जाए। हमारी प्रोडक्शन लास्ट ईयर थी 5.5 टन, आप समझ लें कि हमारी पैदावार थी ऑन एवरेज। कुछ एकड़ जो थे वो 6 टन तक भी थे, लेकिन 5.5 टन हमारी एवरेज प्रोडक्शन थी। 5,500 केजी 5,500 केजी जी, 5,500 केजी पर एकड़ प्रोडक्शन। बिल्कुल। और आपने सीड लगाया था 600 केजी। बिल्कुल ऐसे ही है। 600 केजी को ऑलमोस्ट आप कह लें कि 10 टाइम्स आप 600 केजी को कन्वर्ट कर दिया 5,500 केजी में। और ऐसा जो है वो आपके दूसरे लेसन जो है वो इसके बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंचते, क्योंकि इसका 3 to 4 टाइम्स पैदावार ज़्यादा है। बाकी जो आपके देसी है या चाइनीज़ जो है उससे भी ज़्यादा है इसकी पैदावार। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा गुलाबी लहसन था या हमारा जो देसी लहसन था या गार्लिक G1 जो लहसन है, इनकी न्यूट्रिशन के हवाले में डिफरेंस है, ऊपर है नीचे है, ये थोड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन, क्या आपने इसके ऊपर काम किया? कोई आपने न्यूट्रिशन के हवाले से कंसल्ट हुआ, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू किसी लैब में टेस्ट कराई गई, तो इसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें हमारी। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और G1 गार्लिक के ऊपर आपने स्पेशल जो है प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया। अगर हम इसकी G1 गार्लिक की थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम देखें, हम न्यूट्रिशन के ऊपर भी आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हम गार्लिक पाकिस्तान में ग्रो कर रहे हैं, आलमोस्ट कोई 40,000 से 50,000 टन हम लोकली खुद प्रोड्यूस करते हैं। और हमारी जो मुल्क की ज़रूरत है तकरीबन कोई 1,50,000 टन हमारी मुल्क की ज़रूरत है, और उसमें से कोई 1 लाख टन या 1,10,000 टन हम बाहर से चाइना से इंपोर्ट करते हैं हर साल। और उसके ऊपर जो ज़र मुबादला खर्च होता है आलमोस्ट कोई 20 अरब रुपए एक खती रकम खर्च करके हम उसको इंपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम रकबे को देखें तो इस वक्त 20 से 25,000 एकड़ के ऊपर हम अपना गार्लिक जो है वो ग्रो कर रहे हैं। और उसमें से भी हमारी जो पैदावार है, अगर हम देसी की बात करें तो देसी हमारा तकरीबन कोई 2,000 केजी फ़ी एकड़ उसकी पैदावार है। अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ जो है उसकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो तकरीबन कोई 3500 केजी पर एकड़ है। ये खुश की बात हो रही है। और G1 गार्लिक जो है वो पिछले साल जो हमने यहाँ पे इस फार्म के ऊपर बनु मुख्तार के ऊपर हमने जो पैदावार ली 5500 केजी था, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो हीट वेव का था। तो वैसे इसका जो पोटेंशियल यील्ड है वो 5500 केजी से लेकर हम कहते हैं कि इसकी 7500 केजी तक इसके अंदर पोटेंशियल है जो कि ली जा सकती है, और लोगों ने ली भी है। इसके ऊपर एक अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी एक रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ SGS से भी रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करवाई गई है। अब उसकी कंटेंट में अगर हम देखें तो इसके अंदर 100 ग्राम को जब हम एवेलुएट करते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं, एलिसीन जो है वो सबसे पहले जो है वो लिया जाता है। एलिसीन वो है जिसकी बेस के ऊपर इसकी जो तिखाहट है या तुर्शी है, इसकी जो पंजेंसी है वो गेज की जाती है कि इसके अंदर कितनी है। एलिसीन का कंटेंट सिर्फ वाहिद चीज़ है जो कि G1 गार्लिक में देसी से थोड़ा सा कम है। ठीक। बाकी अगर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, उसके अंदर जिंक, आयरन, मैंगनीज और सल्फर, इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे जो है कंटेंट G1 के अंदर जो है वो देसी से कहीं ज़्यादा हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बराबर हैं। इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि जो गार्लिक G1 लहसन की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो देसी लहसन से ज़्यादा है। इसमें जो कुछ एलिमेंट्स में बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स में ज़्यादा है और कुछ एलिमेंट्स में ये बराबर है, कुछ में थोड़ी सी कम भी है। 1-2 एलिमेंट्स हैं जिसमें देसी की निस्बत इसमें कम है। तो अगर हम ओवरऑल इसको देखें, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल देसी और इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और टेस्ट की जो है अगर हम बात करें तो टेस्ट भी इसका देसी से थोड़ा सा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम एक पूरा यानी कि ये अगर हम बात करते हैं, ये देसी जो है हमारी एक पूरा जो है बल्ब है इसका जी। इसके मुकाबले में ये चाइनीज़ जो है पिंक का इसका एक बल्ब, और ये जो है G1 गार्लिक का जो है ये पूरा बल्ब। अब इसके एक तुरी के बराबर जो है, इसकी अगर हम एक तुरी की बात करें तो एक तुरी जो है वो एक बल्ब के बराबर है देसी के। यानी कि देसी हमारा अगर एक हांडी के अंदर आधा बल्ब इस्तेमाल होता है या एक पूरा बल्ब बड़ी अगर हांडी बनाते हैं तो एक बल्ब इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे सिर्फ इसकी एक तुरी जो है वो इस्तेमाल होती है।
और टेस्ट जो है इनके अंदर बिल्कुल कोई, हमने यहाँ पे एवेलुएट भी किया है जिसको हम ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन कहते हैं, कि किसी बंदे को पता नहीं होता कि इस खाने के अंदर देसी लहसुन इस्तेमाल किया गया या जीवन गार्लिक लहसुन इस्तेमाल किया गया। उनके सामने जो है वो डिशें रख दी जाती हैं, तो एंड के ऊपर उनसे पूछा जाता है आपने परफॉर्मा दे के कि आपने इसमें कौन सी चीज़ है वो कम पाई या कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई, वो सारी चीज़ें एवेलुएट हमने करवाई। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो नाज़रीन, अभी हमने जैसे इरफान साहब से जाना है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से, अभी आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर आपको वापस आएंगे। हम इसकी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, इसमें न्यूट्रिशन की जैसे बात करी, फिर हम इस पर बात करेंगे कि इसमें खाद कितनी डलनी है, ड्यूरेशन कितनी है, इसमें बीमारियाँ कौन सी आती हैं। तो अभी जानने के लिए जुड़े रहें फिर आप हमारे साथ। इस वक्त अगर हम देखें अभी कुछ जड़ें इसकी डैमेज भी हो चुकी हैं, तो नीचे इसका जो है वो जो बल्ब बनना जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे गार्लिक जीवन का जो प्लॉट लगा हुआ है, जो 10 एकड़ का प्लॉट है। इसके साथ टोटल इनका 50 एकड़ का प्लॉट है, लेकिन यहाँ पे जो इस जगह पे मौजूद हैं, तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तो अभी हम इनसे जो बात करेंगे वो इसकी डिजीज़ के हवाले से और इसकी फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करेंगे, और इनसे जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ आती हैं, कौन सी इसकी फर्टिलाइज़र चाहिए होती हैं, और इसकी जो बाकी जो इसके GS स्प्रे या इसकी हमें पेस्टिसाइड चाहिए, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। जी इरफान साहब। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब वंस अगेन। अगर इसकी हम बीमारियों की बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ 3 जो है वो बीमारियां आती हैं। नंबर 1 बल्ब रॉट की बीमारी आती है, और दूसरी लीव्स के ऊपर स्पॉट, येलो लीव भी हम कहते हैं उसको, ब्लाइट भी कहते हैं, वो आती है। तीसरे नंबर के ऊपर इसके जो सीड होता है जब हम लगाते हैं तो उसके ऊपर रॉटनिंग की जो है वो डिजीज़ आती है, फंगस की। ये 3 बीमारियां आती हैं, और इसके अलावा 2 कीड़े इसके ऊपर हमला करते हैं। एक जिस वक्त 3 आपने बीमारियां बता दी, 2 कीड़े बता दिए। 2 कीड़े कौन कौन से आते हैं? कीड़े जो है बेसिकली जिस वक्त हम इसकी प्लांटिंग करते हैं, सीड लगाते हैं, तो उस वक्त सीड के ऊपर दीमक का हमला होता है, और उसके लिए हम केमिकल जो है वो ट्रीट करते हैं ड्रिप के थ्रू। दूसरे नंबर के ऊपर जो इसकी बीमारी जो कीड़ा है वो थ्रिप्स का हमला होता है, और वो फरवरी से लेकर मार्च के महीने, ये 2 महीने मतलब अभी ये स्टार्ट हो सकता है आने वाले 15-20 दिनों के बाद। और ये उस एरिया के अंदर प्रेशर होता है जहाँ पे कॉटन, वेजिटेबल, इस तरह की चीज़ें लगती हैं। यहाँ पे हमने देखा पिछले साल थ्रिप्स का बिल्कुल हमला नहीं हुआ, एक पौधे के ऊपर भी थ्रिप्स का अटैक नहीं था। तो 3 बीमारियाँ भी हो गई, 2 कीड़े हो गए जी। और अब खादें कितनी चाहिए इसको? खादें तारिक साहब इसके लिए वैसे तो हर पौधों को जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो 17 एलिमेंट्स हैं, सबकी उनमें सेम है, और उनमें क्वांटिटीज़ का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली जीवन की बात करें तो इस पे जीवन गार्लिक के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा 4 चीज़ें इसको चाहिए। सबसे ज़्यादा पोटाश इसको चाहिए, दूसरे नंबर के ऊपर इसको नाइट्रोजन चाहिए, तीसरे नंबर के ऊपर इसको फास्फोरस चाहिए, और चौथे नंबर के ऊपर सल्फर चाहिए। अगर हम पोटाश की बात करें तो पोटाश इसको 140 किलो फी एकड़ जिसकी अगर हमने पैदावार लेनी है 5500 kg से लेकर 7000 kg, तो हमें जो आइडियल अभी जो प्रोडक्शन की बात हुई है जैसे रहमान साहब से कि इतनी प्रोडक्शन आती है, उस आइडियल प्रोडक्शन को ज़हन में रखते हुए आपने खादें बता दी हैं कि 150 kg 140 kg पोटाश, 110 kg नाइट्रोजन, 110 kg नाइट्रोजन, 100 kg फास्फोरस और 65 kg सल्फर, और बाकी ट्रेस एलिमेंट के स्प्रे होते हैं जो कि 15 या 20 दिन के वक्फे के साथ जो है वो स्प्रे किए जाते हैं, और उनकी ग्राम्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल ठीक। ये इसकी जो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें इसकी पानी की रिक्वायरमेंट की, तो पानी जो है ये क्योंकि 2 तरीके से इसको लगाया जा सकता है। एक इसको हम रेस बेड के ऊपर लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये 42 इंच का बेड है, और इसके ऊपर हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ इसको डेली बेसिस के ऊपर जितना पानी पौधा जो है वो इस्तेमाल करता है उतना पानी दोबारा फिर दे दिया जाता है उसको। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो फ्लड इरिगेशन, जिस तरह नॉर्मली सारे जिम्मेदार लगाते हैं फ्लड इरिगेशन में, जो ट्रेडिशनल तरीका है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि
प्लस माइनस अगर बात करें, डीमेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करें, तो कौन सा तरीका अभी गार्लिक जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर है? तारिक साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पिछले साल जो हमने ऑब्ज़र्व किया मुख्तलिफ फील्ड के अंदर, जिस जगह के ऊपर हमने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाया हुआ था, तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के ऊपर हमारा, क्योंकि डेली इसको पानी मिलता है और डेली जब पानी मिलता है तो खाद भी हम इसको डेली ही दे रहे थे। दिसंबर और जनवरी ये 2 ऐसे महीने हैं जहाँ पे हमारी जो खाद और पानी जो है वो फ्लड वाले केस के अंदर एक महीने तक पानी जो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़मीन जो है पहले से ही वतर के अंदर तर वतर में मौजूद होती है। अगर पानी लगाते हैं तो बीमारियों का खदशा होता है। ऐसे ही। जब तक पानी नहीं लगेगा उस वक्त तक खाद भी नहीं मिलती। जब खाद नहीं मिलेगी तो पौधा जो है वो ग्रोथ रुकी रहती है। और सर्दियों में भी मोस्टली ये भी होता है कि पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो वो न्यूट्रिशन भी नहीं ले रहे होते। जी बिल्कुल सही आपने बात की। इसमें टेम्परेचर के हिसाब से और ओवर वतर के अंदर पौधा जो है अपनी इनटेक बहुत कम कर देता है। जब इनटेक नहीं होती तो पौधा जो है उसकी ग्रोथ भी रुकी रहती है। अभी भी अगर हम ये ड्रिप वाली क्रॉप को देखें और फ्लड वाली क्रॉप को देखें तो उसकी जो हाइट है वो आधी है इससे, क्योंकि उसको किसी फील्ड के अंदर 25 दिन पानी नहीं मिला तो खाद भी नहीं मिली, किसी के 35 दिन तक भी किसी लोगों ने जो है पानी नहीं दिया और खाद भी नहीं मिली। तो उस वजह से डिफरेंस है, और यही डिफरेंस एंड के ऊपर आपकी पैदावार के अंदर जो कन्वर्ट होता है। पिछले साल जो बहुत अच्छे खेत थे उनकी पैदावार और ड्रिप वाली जो पैदावार थी हमने गेज की। फ्लड वाले केस के अंदर जो है वो बहुत अच्छी जो क्रॉप थी वहाँ पे हम 3500 केजी तक हम ले पाए, और उससे ऊपर जो है वो तकरीबन कुछ लोगों ने जो बेहतर मैनेज किया वो 4500 केजी तक चले गए। यानी मई का पहला महीना, मई का पहला वीक आप कह सकते हैं उसको। जो है जी 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 ये 7 माह की फसल है टोटल। अक्टूबर में सोएंगे, पहले वीक ऑफ अक्टूबर में इसकी सोइंग हो जाती है और मई के पहले वीक में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। पहले या दूसरे में डिपेंडिंग ऑन के टेम्परेचर जो है वो अगर ज़्यादा है तो जल्दी हो जाती है, वरना थोड़ा सा ज़हन में रखें मई के पहला वीक या सेकंड वीक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हार्वेस्टिंग पे आप समझ लें कि हमारा हार्वेस्टर लगता है और ट्रैक्टर के साथ ही हम इसको एज इट इज़ बेड्स के ऊपर से पहले ड्रिप लाइंस को हम रोल बैक कर लेते हैं। हमने मशीन एक बनाई हुई है, उसके बाद फिर हम ट्रैक्टर चलाते हैं और ये एक साथ जो है वो सारा निकल आता है। उसके बाद फिर इसको लेबर जो है वो कलेक्ट करके इसकी गठियाँ बना के फिर इसको हम शेड में लेके जाते हैं। जो खाने के लिए वो यूज़ में आता है वो 1-1.5 माह के बाद वो कुछ खुश्क हो जाता है, तो उसके बाद इसका मतलब फौरी तौर पे खाने पे यूज़ नहीं होता है। नहीं, ये वो उसमें 1-1.5 माह लगता है, क्योंकि उसको पहले हमें हैंग करना पड़ता है, उसकी ड्राइंग हमने करनी है। बहुत सी डिशें ऐसी भी तो निकाल सकते हैं जो बैठ के। जी बिल्कुल, वो सैलड्स के हवाले से और उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है, उसमें आप उसको फौरी भी यूज़ कर सकते हैं। तारिक साहब, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इसकी एकरेज पाकिस्तान में कोई 5000 एकड़ तक ये काश्त हो चुका है। ये अभी बहुत कम एरिया है। हमने अपने पाकिस्तान के लहसुन की डिमांड पूरी करने के लिए 1 लाख एकड़ तक जब हम पहुँचेंगे तो फिर लोकल हमारी डिमांड इतनी, यानी कि हम कंजम्पशन की डिमांड पूरी कर सकेंगे, जो कि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। 1 लाख एकड़ तक 1 लाख एकड़ टारगेट है हमारा, उसमें 3 साल लगेंगे अभी। ठीक। इस वजह से होता ही है कि लोग अभी फ्रेश बुकिंग के लिए पहले से एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं, क्योंकि ड्राई में इसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी अगर फ्रेश बुकिंग की बात की जाए तो 2000 रुपीज़ पर केजी इस वक्त रेट है जनरली मार्केट में, और हमारा भी 2000 रुपीज़ पर केजी। 2000 पे बुकिंग कर रहे हैं आप? 2000 पे हमारी बुकिंग ओपन है। और 1 एकड़ के लिए जो बंदा आपसे बीज लेगा वो कितने का टोटल बनेगा? असल में 1 एकड़ के लिए अगर आप देखें तो फ्रेश में 2000 केजी जो आप बाय करते हैं तो वो आपका 1 एकड़ का सीड बनता है ड्राई होके, तकरीबन वो 650 किलोग्राम आपके पास बच जाता है। तो 2000 किलो की बुकिंग करवाने के लिए 2000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 40 लाख रुपए की इसकी सीड की इन्वेस्टमेंट है। इसका 4 मिलियन रुपीज़ की, 4 मिलियन की इसकी पर एकड़ सीड की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल, लेकिन वो सीड का खर्चा ही मेन इसका खर्चा है। उसके बाद खादों का, स्प्रेज का खर्चा डाल के वो कोई 5-6 लाख रुपीज़ जो है वो, मतलब सीड का खर्चा 40 लाख हो गया। जी जी। और बाकी सारे खर्चे डाल के 6 माह के अंदर टोटल कितने में पर एकड़ आपका 45 से 50 लाख के दरमियान आपका 1 एकड़ का 1 ईयर का पूरा 5 लाख रुपए अदर खर्चा है इसका। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 40 लाख रुपए बीज का और 5 लाख रुपया बाकी इसके खादें और बाकी सारे। जी जी ऐसे ही है। और अगर अगले साल आप बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड रेट है मिनिमम वो 1000 रुपीज़ पर केजी होगा अगले साल हार्वेस्टिंग पे, यानी कि 24 में जैसे 2000 है तो अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हाफ पे आएगा। ज़ाहिर है प्रोडक्शन इसकी कुछ बढ़ेगी, लेकिन इवन देन अगर आप 1000 पे भी इवैल्यूएट करें और मिनिमम इसकी फ्रेश में अगर आप प्रोडक्शन देखते हैं तो वो आपकी 10 टन प्रोडक्शन आती है, 10,000 किलो। बिल्कुल। अब 10,000 किलो को आप 1000 से अगर ज़रब दें तो आपका 1 करोड़ का फिर भी वो फील्ड बनता है। मतलब खर्चे निकाल के इवन देन आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है, यानी कि आप 50 लाख आपको प्रॉफिट हो रहा है अगर आप सारा सेल कर देते हैं। अगर आप कुछ अपने लिए रखते हैं फिर आप उसको दोबारा लगाते हैं, आधा आप सेल आउट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसकी फिजिबिलिटी अभी भी मैं समझता हूँ 2-3 साल सीड के तौर पे। आफ्टर दैट
ये मंडी में जब जाएगा तो तब भी ये एक बहुत लुक्रेटिव और बड़ी प्रॉफिटेबल फसल है, क्योंकि इसकी पैदावार देसी, चाइनीज़ और दूसरी जो NS 756 मंडी में तो हम वही रेट इसका देख रहे हैं 300 रुपये। मंडी में देखें अगर 300 रुपये इसका रेट हमें मिलता है, 300 साढ़े 300 रुपये, तो इवन देन ये 1 मिलियन से प्लस आपको अर्निंग देगा, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मतलब प्रोडक्शन की वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा जो है ना, इसका बेसिकली दो चीज़ें, इसकी प्रोडक्शन और प्लस इसकी स्टोरेज, लाइक ये दो इसके फैक्टर्स हैं कि ये आपको इसी वजह से फार्मर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको फसल को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने देखा था कि लोगों ने इसी जो मल्चिंग आपने यहाँ पे की हुई है वो उन्होंने पॉलीथीन बैग से भी इसकी मल्चिंग करते हैं, तो आपने जहाँ पे स्ट्रॉ से भी इसकी मल्चिंग की हुई है, तो क्या आप समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गार्लिक जीवन का कितना साइज हो गया हुआ है इसका सारा, तो वो भी इसके ऊपर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया तारिक साहब आपने। अगर हम मल्चिंग की बात करें, जैसे ये इस वक्त हमारी 2 इंच की मल्च जो है वो पैडी का स्ट्रा हम यहाँ पे बिछाया हुआ है। इस वक्त हमारी जो क्रॉप है ये 130 दिन की हो चुकी है, 130 डेज तक। 130 दिन तक हम फास्फोरस कंप्लीट कर देते हैं और पोटाश जो है वो हम इस वक्त जो है वो बढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि बल्ब नीचे बनना शुरू हो जाता है। और बाकी जो नाइट्रोजन है वो 70% मुकम्मल कर चुके होते हैं, 30% ये 180 दिन तक जो है वो चलती रहती है। इसमें नाज़रीन ये जो भी हमारे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं इसकी पूरी न्यूट्रिशन के हवाले में, फर्टिलाइज़र कौन सी डालनी है, कब डालनी है, किस टाइम में कौन सी कंप्लीट करनी है। इस वक्त अगर हम इसको पौधे को निकाल के देखें तो इस वक्त अगर हम देखें अभी कुछ जड़ें इसकी डैमेज भी हो चुकी हैं, तो नीचे इसका जो है वो जो बल्ब बनना जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है और ये 180 दिन तक अपना ये बल्ब जो है वो डेवलप करता रहता है और 180 दिन के बाद इसके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। फिर 220 दिन तक जाके बिल्कुल मैच्योर हो जाता है। इसके आधे लीव्स जो होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, वो ये स्टेज होती है जिस वक्त इसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और ये इसका जो नीचे जो है सबसे बड़ी जो इसकी खूबसूरती है कि एक बहुत बड़ा क्राउन इसका नीचे जड़ों का बनता है, गुच्छा बनता है और बड़ी घनी जड़ें होती हैं और लंबी होती हैं और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं और उतना ही इसकी पैदावार बढ़ती है। क्या बात है इरफान साहब, ये तो बहुत ज़बरदस्त जी। आप जो है ना ये जी नाज़रीन देखें गार्लिक जीवन का बल्ब जो आज बन गया हुआ है, ये है वो गार्लिक जीवन जो आज का किसान की किस्मत बदल सकता है। तो इरफान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी एक्सपर्ट्स राय दी हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपके फार्म का बहुत अच्छा लगा विजिट हमें और इट्स रियली ब्लेसिंग, थैंक यू वेरी मच। हमारा किसान गार्लिक जीवन की जदीद पैमाने पर काश्त करके भरपूर मुनाफा हासिल कर सकता है। उम्मीद है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, ओनली और डिस्कवर पाकिस्तान।